Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे आज राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हमारा 5th पार्ट रहेगा। तो हम समझते हैं। देखिए, तो आज हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में हमने ये पढ़ा था, क्योंकि ये हमने प्रॉपरली डिस्कशन कर लिया था कि जो इलाहाबाद में, क्योंकि ये हमने प्रॉपरली डिस्कशन कर लिया था कि इलाहाबाद में क्या हुआ था 1764 में। ध्यान से देखिएगा, 1764 में क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर। क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था किसमें, 1764 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसका अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट ये निकला कि गलती से ही सही क्या हुआ, ब्रिटिशियन जीत जाते हैं। हेक्टर मुनरो शायद थे, कौन, ब्रिटिशियन की तरफ से, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशियन यहाँ पे क्या होते हैं, वॉन। अब ब्रिटिश जीत तो गए, वॉन द बैटल। अब यहाँ पे वॉन द वॉर या बैटल, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्यों ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी किसी से भी लड़ाई अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर हम ये पाएंगे कि हम उससे जीत नहीं सकते और जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो निश्चित हमको क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा हमारी हानि कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अरे भाई लड़ाई वगैरह ख़त्म करो, कुछ जो रुपये तुमको चाहिए वो ले लो, भले ही, लेकिन लड़ाई माफ़ करो। ये सब कोर्ट कचहरी, हाँ पुलिस, ये सब से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, लड़ाई माफ़ करो। ऐसा ही कुछ होगा ना। तो वैसा ही ठीक होता था। क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बैटल हुई, तो क्या हुआ, यहाँ पे गलती से एक्सीडेंटली, मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक्सीडेंटली, क्योंकि हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिशियन थे वो एक बार हार जाते हैं लेकिन दोबारा से फिर से बैटल में जाते हैं। हाँ, मैंने ये कई जगह पे पढ़ा है, हाँ, और सुना भी है, हाँ, क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा, सुना। तो फिर जो था हो कि जो हेक्टर मुनरो होते हैं, ब्रिटिशियन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक बार जब आते हैं बैटल फील्ड में तो जीत जाते हैं, वो हार जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो सोचते हैं कि दोबारा हम हार के जा क्यों रहे हैं, हम फिर से अटैक करेंगे। कुछ ही दूर गए थे, फिर अटैक करने के लिए आते हैं ब्रिटिशियन। अब यहाँ पे क्या होता है, बैटल फील्ड में ही जश्न मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो लोग तैयार नहीं थे। और इसमें होता कौन कौन है, तो सुजाउद्दौला, जो कि कौन होता है, तो वो अवध का किंग होता है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नेम होगा शाह आलम सेकंड, जो कि कौन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मुगल लीडर था। अब अगर हम बात करें तो मुगल लीडर तो ये था, लेकिन इसकी जो अप्रोच थी, इसके पास जो पावर थी, वो एज अ लीडर ऑफ मुगल, अगर हम देखें तो ये लेटर मुगल था, लेकिन जो औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, इन सब की पावर हुआ करती थी, वैसी इनके पास पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी मुगल्स का नाम हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए क्या था कि मुगल्स का नाम, दबदबा बहुत था। पहली बार क्या हुआ है, एक्सीडेंटली जब ब्रिटिशियन दोबारा पहुंचे तो वो तैयार नहीं थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जीत गए। तो क्या हुआ, अब मुगल लीडर को जीत लिया, मुगल किंग को जीत लिया, शाह आलम सेकंड को। तो क्या हुआ, अब उनसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। इसका मतलब क्या है, कहीं अगर हम जाए, हाँ, वहाँ के जैसे वही वाला चेक उसमें वो हम खेलते हैं जब चेस, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर किंग को जीत लिया तो सबको जीत लिया। छोटे बड़े जो राजा हैं उन सबको एक एक जा करके क्या जीतना, किंग को ही जीत लो सीधे। तो ज़्यादा उस समय जो रीज़न हुआ करता था, हाँ, तो वो किसके पास था, तो वो मुगल्स के पास हुआ करता था। मेनली उस समय मुगल का ही यहाँ पे राज्य था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब उनको जीत लिया तो फिर क्या हुआ, अब
वैसे तो कई सारी चीज़ें, जैसे मराठास थे, सिंध में, पंजाब में थे, बहुत सारी और भी रीजन्स थे जहाँ पे अलग अलग किंग एग्जिस्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे अमाउंट में किसको बेनिफिट हुआ, ब्रिटिशियन को, इस वॉर से, इस बैटल से। यहाँ से एक तरीके से गए तख्ता पलट हो गया किसका, मुगल्स का, और यहाँ पे ज़्यादा दबदबा किसका होने लगा, ब्रिटिशियन का। 1756 के करीब राइज ऑफ ब्रिटिशियन देखा जाने लगा। तो हम देखें तो इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हुआ ये कि जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होना था तो क्या हुआ, जब सामने वाले से कोई चीज़ मांगनी है तो किसी संकोची व्यक्ति को सामने थोड़ी ना किया जाएगा कि जो कहे हाँ भाई हमको ये चीज़ दे दो, हाँ, बहुत ही संकोच कर करके, हाँ, मतलब मांगने में जो संकोच करे। क्यों, तो इसके लिए क्या किया गया, रॉबर्ट क्लाइव जो कि बहुत ही होशियार लीडर थे किसके, ब्रिटिशियन के, हाँ, जो बहुत ही यहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी किया था। तो उनको ब्रिटिशियन भेजते हैं इंडिया, किसके लिए, कि वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में पार्टिसिपेट करे और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अपनी डिमांड्स पे क्या करे, हाँ, जो भी चीज़ें रखनी है उनको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कहे, हाँ, और वो उनको मिले। मतलब ब्रिटिशियन की तरफ से लीडरशिप वहाँ पे कौन करेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, तो रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए उनको क्या किया गया, ब्रिटेन से भेजा गया इंडिया। तो हम देखें अब कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों की मांग करी, देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव केम इंडिया फॉर ट्रीटी, बाउंड शाह आलम सेकेंड इन इलाहाबाद एंड ही डिड नॉट कम इन दिल्ली। उनसे कहा गया अब तुम दिल्ली नहीं आओगे। कहा कि अब तुम दिल्ली नहीं आओगे, किससे, शाह आलम सेकेंड से, जो कि मुगल लीडर थे, हाँ, उनसे कहा गया अब तुम दिल्ली नहीं आओगे, अब तुमको इलाहाबाद में ही रहना पड़ेगा। रहना है नहीं, रहना पड़ेगा, मतलब वहाँ उनको बाउंड कर दिया, कहा इसके बाहर तुम नहीं निकल सकते। हाँ, क्यों, हमने तुमको जीता है। तो जिसको जीत लिया उसको क्या हुआ, उसकी सारी चीज़ें अपनी। तो इसलिए उनको क्या किया गया, इलाहाबाद में ही कहा अब तुम रुकोगे। हाँ, उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं वगैरह उनको सब मिलती थी, लेकिन सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन क्या हुआ, उनको रखा के कहाँ गया, इलाहाबाद में। अब बहुत ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं रह गया कि दिल्ली में आकर के बहुत अच्छे से राज्य करें, तो इलाहाबाद में उनको कहा बाउंड हो तुम रहने के लिए। फिर क्या हुआ, अवध भी उसमें शामिल था क्योंकि बैटल में, हाँ, और मीर कासिम तो थे ही शामिल। तो अब अवध से क्या कहा, हाँ, वन मैन ऑफ ब्रिटेन इन अवध कोर्ट। इन्होंने कहा कि पहले तो जो अवध की कोर्ट है उसमें हर समय जो अवध की कोर्ट है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये चाहते शाह आलम सेकेंड में भी हमने देखे और अवध में भी चाहते तो ये जीते थे। इन्होंने क्या किया, वन मैन ऑफ ब्रिटेन इन अवध कोर्ट। ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिशियन ने ऐसा क्यों किया कि अवध की कोर्ट में क्या करेंगे, हाँ, अपना एक आदमी रखेंगे जो कि ब्रिटिशियन के का होगा, और वो हमारी तरफ से अलग अलग डिमांड्स रखा करेगा, देखेगा कि हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा, ये सब उनकी कोर्ट में बैठेगा। कोर्ट मतलब जो उनकी सभा वगैरह लगेगी, हाँ, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो उनकी कोर्ट में बैठेगा। अब यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे कि नहीं हम जीत गए तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ के राजा। नहीं, शुरुआत में क्या किया है ब्रिटिशियन ने, सारी चीज़ें करी हैं। मतलब अभी हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, बंगाल में क्या किया, लॉ ऑर्डर रेवेन्यू इन बंगाल, और बिहार उड़ीसा इन सब में भी यही सब लगभग कर रहे थे। क्या किया, लॉ ऑर्डर रेवेन्यू। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्टेट चलाने के लिए या कोई भी कंट्री चलाने के लिए सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पैसा, हाँ, रेवेन्यू। आता कहाँ से, तो रेवेन्यू के जरिए आता है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। वो ही जब उनका होगा, ब्रिटिशियन का हो गया, तो अब क्या होगा, अब और यहाँ तक कि रेवेन्यू ले तो रहे ही थे, जो कर मिलता था, जो रेवेन्यू मिलता था वो तो जा ही रहा था ब्रिटिशियन के पास। यहाँ पे इतना कहा जाता था कि ज़बरदस्ती रेवेन्यू कमाओ, जहाँ पे रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी टैक्स लगा दो, और वो सब किसके पास लाभ जाएगा, ब्रिटिशियन के पास। आम लोगों को क्या लगता था कि ये सब कौन कर रहा है, तो ये सब राजा कर रहा है, जबकि ये सब करते कौन थे, इसके पीछे कौन होता था, तो ब्रिटिशियन। आगे राजा है तो गलती किसकी आएगी, तो राजा की, कि वही जनता का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। और जो ब्रिटिशियन है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। इससे हुआ क्या कि ब्रिटिशियन सबकी नज़रों में अच्छे हैं, लेकिन जो राजा है वो एक केवल पपेट,
बन के रह गया किसकी, ब्रिटिशन की। तो शुरुआत में इस तरह से इन्होंने रूल किया, कैसे, इनडायरेक्टली रूल। यहाँ पे ये नहीं किया कि हम ही राजा बन जाए, नहीं, जो राजा था उसी को बैठा रहने दिया या और कोई राजा ले आए। और क्या किया, बेनिफिट पूरे अपने पास रखे। हाँ, और ये सब जो चक्कर था, होता ये है कि जब किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी जगह पे अगर कोई किंग नया बनेगा तो क्या होगा, सारी उसके पास टेंशन होगी। जो भी इनेमी उसके हैं, आसपास पड़ोसी उसके हैं, जो उसके जो शत्रु पड़ोसी हैं, जैसे कि जो इनेमी कंट्रीज होती हैं, जैसे कि अपना पाकिस्तान कह लीजिए, तो ये सब क्या है, तो साथ में अच्छी चीजें ही थोड़ी ना स्टेट की आ रही है। अगर नए किंग बन गए तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनके जो इनेमी है, शत्रु हैं, वो भी तो मिलेंगे फ्री में। तो क्या हुआ, अब इन्होंने कहा वो सब टेंशन इनको झेलनी है। हाँ, जो राजा बने, हम क्यों वहाँ पे जा करके हाँ पैसा लगाए वगैरह, हाँ ये सब करें, हाँ उनके राज्य को संभाले, ये सब क्यों करें, हमको जब पूरा बेनिफिट मिल रहा है तो हम केवल बेनिफिट लेंगे, और जो भी टेंशन होगी वो कौन संभाले, वो राजा संभाले। तो इस तरह से रूल किया। हाँ, पूरा का पूरा हाँ इन्होंने रूल किया, कोई भी टेंशन, कोई भी सुधार इन्होंने नहीं किया, मतलब फुल एक्सप्लॉयटेशन केवल किया ब्रिटिशर ने शुरुआत में इनडायरेक्टली रूल के जरिए, बाकी और कुछ नहीं, कोई प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वन मैन ऑफ ब्रिटेन इन अवध कोर्ट, यहाँ पे अवध कोर्ट में ये डिमांड रखी गई। और क्या हुआ, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन अवध। अब ध्यान से समझिएगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड कह दिया कि अवध में जो है कोई भी तरह की ब्रिटेन से जो ब्रिटिशन है उनसे ड्यूटी नहीं ली जाएगी, मतलब वो ट्रेड फ्री में करेंगे, बदले में क्या करेंगे, फ्री में ट्रेड करेंगे, और क्या करेंगे, उनसे कोई भी तरह का डिमांड नहीं रखा जा सकता ट्रेड के लिए अवध में। और बदले में, और ये भी हो रहा है कि सारा रेवेन्यू वगैरह ये सब जो कुछ भी है, हाँ ये सब भी हमको देते रहो थोड़ा बहुत, हाँ प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे हम, लेकिन हमसे कोई ट्रेड नहीं लोगे, हाँ हमसे कोई भी टैक्स नहीं लोगे ट्रेड के लिए। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड करवा लिया अवध में। और क्या हुआ, और बंगाल और उड़ीसा और ये सब जो जगहें थी, इन पर भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका कब्जा हो गया। हाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मीर कासिम जो था, मीर कासिम ये भाग करके आया था कहाँ पे, अवध में। जफर को दोबारा से बिठा दिया था बंगाल में, बंगाल में ही अकेले थोड़ी ना बैठाया था, तो वो कहाँ का गवर्नर था, बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार। अगर पहले आपने लेक्चर देखे होंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बिहार प्लस उड़ीसा, तो इन तीनों जगहों का गवर्नर कौन था, तो इन तीनों जगहों का गवर्नर फिर से कौन बन गया था, जफर। तो मतलब गवर्नर भी किसने बिठाया है, तो ब्रिटिशियन ने। अब यहाँ पे तो इनका कब्जा ही है, दुनिया की नज़रों में गवर्नर एक है, हाँ वहाँ का कर्ता धर्ता वही है, और कर क्या रहे हैं, उसके पीछे पीछे सारे बेनिफिट्स, जैसे कि रेवेन्यू है, सिक्योरिटी वाली और भी जितनी भी चीज़ें हैं रेवेन्यू वगैरह, हाँ ज़बरदस्ती। इसका रिजल्ट क्या हुआ था वो हम आगे समझेंगे, हाँ कि इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या होगा, इस ट्रीटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी आएगी, बहुत लोग गरीब होंगे, ज़बरदस्ती लोगों से क्या करवाया जाएगा, हाँ काम करवाया जाएगा, तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पे भी इनका कब्जा ब्रिटिशियन का, और शाह आलम सेकंड को भी जीत लिया, और हो गया, फिर अवध में भी जीत गए। अब क्या बचा, अब लगभग अगर हम देखें तो जो मुगल माने जाते थे कि पूरे इंडिया के लगभग लीडर हैं, हाँ तो अलग अलग जगहों पे अब अगर हम देखें तो एक एक जगहों पे जाकर के, जैसे मराठाज है, सिंध है, पंजाब है, इन सब जगहों पे जाकर के अब छोटे छोटे राजाओं को केवल जीतना है। वो कौन करेगा, वो यहीं करेंगे ब्रिटिशन। हाँ, बाकी अगर देखें तो इन्होंने सब कब्जा कर लिया। कैसे, क्योंकि यहाँ मुगल्स को जीत लिया, इधर साइड का एरिया जो कि ट्रेड के लिए मतलब प्रॉफिट का जो एरिया था वहाँ पे इनका पूरा कब्जा हो गया, दिल्ली वगैरह साइड में भी इनका लगभग कब्जा हो गया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। तो और देखते हैं, डिमांड ऑफ 50 लाख रुपीस फ्रॉम अवध। अवध से क्या कहा, और ध्यान से सुनिए, अवध में केवल एक ही जगह नहीं थी, कई सारी जगहें थी, अवध रीजन था पूरा। हाँ, तो डिमांड ऑफ 50 लाख रुपीस फ्रॉम अवध। अवध से क्या कहा, 50 लाख हमको रुपए भी दो। फिर
इन बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा डिमांड ऑफ दीवान राइट्स। अब दीवान राइट्स मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड राइट वगैरह सब ले लिए। हाँ, तो हम वहीं डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पार्ट 5 था राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में डिस्कशन किया। तो हम अगले लेक्चर में ये समझेंगे कि इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि जैसे एंग्लो मराठास वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब देखेंगे। अब हमारे जो हैं सारे प्लेयर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हाँ, कौन कौन, सभी अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। उस समय जो हमारा सिलेबस था डिस्कशन के लिए, हाँ, कि लगभग अगर हम देखें 1857 जो बीच का मिडिल पार्ट हुआ करता था 1947 तक की हमको सिलेबस करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो बाकी सारी चीज़ें हम हो चुकी हैं। यहाँ पे अब यूरोपियन कंपनीज भी आ चुकी हैं। उसमें ब्रिटिशियन क्या है, यहाँ तो ब्रिटिशियन जीत चुके हैं, सब बाकी सारी यूरोपियन कंपनीज किनारे हो चुकी हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इनडायरेक्टली रूल और डायरेक्टली रूल, हर तरीके से अब ब्रिटिशियन का ही रूल हो जाएगा। तो वो हम समझेंगे। अब ऐसे ही थोड़ी ना रूल होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे जा करके इन्होंने कब्जा किया। वो कैसे किया तो वो हम सब समझेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।